आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सर्कल के पीएससी के 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेना चाहते हैं, बुक मिल जाएगी। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए थ्योरी वाली बुक्स चाहिए, थ्योरी वाली बुक्स भी मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए जिसमें हर एक रूल के, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। तो बुक्स लेनी है या फिर आपको और अच्छे से तैयारी करने के लिए क्लासेस में जुड़ना है, आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सर्कल के क्वेश्चन पेपर का। Where is the headquarter of तेलंगाना पोस्टल सर्किल लोकेटेड? तेलंगाना डाक सर्किल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तेलंगाना पोस्टल सर्किल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मोबाइल पोस्ट ऑफिस? मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं? चल डाकघर। इनका उद्देश्य क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फैसिलिटेटिंग लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटीज एट वेरियस टाइमिंग्स। शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय पर देर से पोस्टिंग करने की सुविधा प्रदान करना, ये फैसिलिटी आपको मोबाइल पोस्ट ऑफिस में मिलती है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। चल डाकघर क्या करते हैं? विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वैन से काम करते हैं जो अलग अलग निश्चित स्थानों पर जाती हैं। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस या चल डाकघर क्या होते हैं? वैन के रूप में बनाए हुए डाकघर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं। These mobile post offices are intended to provide the facility of late posting in different areas of the cities at different timings according to a fixed schedule। तो ये जो चल डाकघर है इनका क्या उद्देश्य है? एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग समय पर शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में लेट पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करना। और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। What does the franking machine indicate on the postal articles? डाक सामग्री पर फ्रैंकिंग मशीन क्या दर्शाती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पेमेंट ऑफ पोस्टेज। किसी भी डाक वस्तु के लिए डाक शुल्क का जब आप भुगतान करते हैं, या तो डाक टिकट लगाते हैं या दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या रहता है, आप फ्रैंक इम्प्रेशन उस आर्टिकल के ऊपर लगा सकते हैं। Under which circumstances the facility of prepayment of postage in cash is available for firms or other business establishments at selected gazetted and higher selection grade पोस्ट ऑफिस? किन परिस्थितियों में फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए चयनित राजपत्रित और हायर सिलेक्शन ग्रेड डाक घरों में नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा उपलब्ध है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। व्हेन पोस्टिंग नोट लेस देन 500 आर्टिकल्स एट अ टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स, इनर लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्सल्स। तो ये जो सुविधा है, कौन सी सुविधा? डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की सुविधा। पत्र, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड, अपंजीकृत पार्सल के संबंध में आपको मिल जाएगी, जहां पे एक समय में कम से कम 500 लेख पोस्ट किए जाते हैं। तो कुछ चयनित राजपत्रित और HSG डाकघरों में ये सुविधा मिलेगी। तो ये जो आपकी सुविधा है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, certain important post offices are authorized by the head of circle for prepayment of postage in cash for firms or other persons who post very large number of unregistered packets, minimum 500 packets at a time in big cities and minimum 250 packets at a time in small towns।
टोन्स। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस को हेड ऑफ सर्किल द्वारा अधिकृत किया जाता है किस चीज़ के लिए कि कोई भी ऐसी फर्म या ऐसा व्यक्ति जो बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करता है उसको नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हेड ऑफ सर्किल द्वारा कुछ डाक घरों को अधिकृत किया जाता है। अब इसके लिए पोस्टिंग की बात करें तो अगर बड़े शहर हैं तो कम से कम 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट और छोटे शहरों की बात करें तो 250 अनरजिस्टर्ड पैकेट एक बार में पोस्ट करने होंगे। इसके साथ कुछ सिलेक्टेड गैजेटेड और हायर सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस को भी अधिकृत किया जाता है। ऐसी फर्म्स और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की फैसिलिटी देने के लिए जो कम से कम 500 आर्टिकल एक बार में पोस्ट करते हैं। लेकिन कैसे आर्टिकल? क्लोज्ड कवर में लेटर्स, इन लेटर कार्ड और अनरजिस्टर्ड पार्सल। तो यहाँ पे सिर्फ पैकेट्स की बात की है, लेकिन यहाँ पे इन सब आर्टिकल्स के संबंध में भी ये सुविधा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल आपको कम से कम 500 की संख्या में पोस्ट करने होंगे। How many date stamps are required on every letter, packet और parcel according to journal rules as to posting? डाक भेजने के सामान्य नियमों के अनुसार प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कितनी तारीख मोहरें आवश्यक हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, कम से कम 2 डाक घरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल has to be stamped with the date stamps of at least 2 post offices कि प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाक घरों की डेट स्टैंप अवश्य लगी होनी चाहिए। और ये कम से कम वाले 2 डाक घर कौन से हैं? एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस और दूसरा डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस है। Which type of notes are not included in the expression currency notes in accordance with the rules laid down for the posting of coins? सिक्कों की पोस्टिंग के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मुद्रा नोट अभिव्यक्ति में किस प्रकार के नोट शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, इसमें डिफेस्ड नोट या विकृत नोट शामिल नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स की कि जब भी सिक्के पोस्ट किए जाएंगे तो उनमें सिक्के जो शब्द का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे इसका यूज नहीं होता है? तो एक्सप्रेशन करेंसी नोट्स डज नॉट इंक्लूड डिफेस्ड नोट्स, इसमें विकृत नोट शामिल नहीं होते हैं। What must accompany an application for recalling or altering the address of an insured or a registered article? किसी बीमाकृत या पंजीकृत वस्तु को वापस बुलाने या उसका पता बदलने के लिए आवेदन के साथ क्या संलग्न करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास यह आएगा, अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल रिसिप्ट ग्रांटेड बाय द पोस्ट ऑफिस। डाक घर द्वारा दी गई मूल रसीद की एक प्रति आपको साथ में संलग्न करनी होगी। तो जब भी किसी आर्टिकल को आप वापस बुलाना चाहते हैं या उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं और आर्टिकल कैसा है, आर्टिकल इंश्योर्ड है या पंजीकृत है, तो ऐसे मामले में जब इस तरह के आर्टिकल्स की बुकिंग की जाती है तो बुकिंग के समय एक रसीद प्रेषक को दी जाती है। तो जब आप अल्टरेशन के लिए या रिकॉल के लिए आवेदन करेंगे, जो ओरिजिनल रिसिप्ट डाकघर ने आपको दी होगी वो भी एप्लीकेशन के साथ आपको संलग्न करनी होगी। But is the consequence if a postal article are reposted after being opened or reposted at a place other than where it was delivered? यदि किसी डाक वस्तु को खोलने के बाद पुनः पोस्ट किया जाता है या उसे वितरित किए जाने वाले स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पुनः पोस्ट किया जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू पोस्टल आर्टिकल एंड चार्ज्ड विद पोस्टेज अकॉर्डिंगली। तो इस तरह के आर्टिकल को पहली बार पोस्ट किए जाने वाले लेख की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के अनुसार इसके ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो एक ऐसा पोस्टल आर्टिकल जिसे आपने खोल दिया, खोलने के बाद उसको रीपोस्ट करते हैं, दोबारा से पोस्ट करते हैं, या फिर जहां से आपको उसका वितरण मिला था उसके अलावा किसी अन्य डाक घर से आप उसको रीपोस्ट करते हैं, तो इसे पहली बार पोस्ट किए गए आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसी के अनुसार इसके ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How should strong smelling articles be enclosed for mailing? डाक द्वारा भेजे जाने वाले
तीव्र गंध वाले सामान को किस प्रकार से बंद किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा एनक्लोज्ड इन अ हर्मेटिकली सील्ड केस ऑफ टिन और अदर मेटल। जैसे टिन या अन्य धातु के वायुरोधी सीलबंद डिब्बे में बंद करना चाहिए। तो ऐसे आर्टिकल जिनकी गंध बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हींग। अगर हींग आपने डाक के माध्यम से भेजना है तो इस चीज़ की अनुमति है, लेकिन इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको कैसे आपने बंद करना है? इन्हें टिन के या अन्य धातु के वायुरोधी डिब्बे में बंद करना है। वायुरोधी जिसकी हवा ना अंदर आए ना बाहर जाए, इस तरह के डिब्बे में आप इनको बंद करके भेजेंगे। But classes of mails are given air transmission without payment of any additional air fees. किस श्रेणी के मेल को बिना किसी अतिरिक्त हवाई शुल्क के हवाई प्रसारण की सुविधा दी जाती है? करेक्ट आंसर यहाँ आएगा जितने भी फर्स्ट क्लास आर्टिकल होते हैं उनको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है, यानी कि उनका ट्रांसमिशन एयर के माध्यम से फ्री होता है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू? यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। All the countries of the world, with few exceptions, are members of the union known as the Universal Postal Union. कुछ अपवादों को छोड़कर दुनिया के सभी देश यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के नाम से जाने जाने वाले एक संघ के सदस्य हैं। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें, ये क्या है? यूनियन है, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस के साथ दुनिया के सभी देश शामिल हैं। द टेरिटरीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन द यूनियन, और इस संघ में जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों का जितना भी क्षेत्र है आर रिगार्डेड एज अ सिंगल पोस्टल टेरिटरी। तो उस सारे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिंगल पोस्टल टेरिटरी कहा जाता है, एकल डाक क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? फॉर द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स, पत्र डाक वस्तुओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए एकल डाक क्षेत्र के रूप में इसको माना जाता है। फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट इज गारंटीड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ यूनियन, और संघ के पूरे क्षेत्र में किस चीज़ की फ्रीडम दी जाती है? तो इसमें दी जाती है ट्रांजिट की फ्रीडम। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। In context to the post office guide part 2, how is undeliverable mail normally returned? पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 2 के संदर्भ में जो अवितरण योग्य मेल होती है उसको सामान्यतः वापस कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, उसको नॉर्मली सरफेस रूट के माध्यम से वापस किया जाता है। तो अनडिलीवरेबल मेल इज नॉर्मली रिटर्न्ड बाई सरफेस, जो भी अवितरण योग्य डाक होती है सामान्यतः उसे हवाई मार्ग सरफेस मार्ग से या सतह मार्ग से वापस किया जाता है, अनलेस सेंडर रिक्वेस्ट फॉर द रिटर्न बाई एयर। एयर्स आर चार्ज और कंबाइंड चार्जेस रिकवर फ्रॉम सेंडर एट द टाइम ऑफ रीडिलीवरिंग आर्टिकल। तो जब भी कोई आपका ऐसा आर्टिकल जो फॉरेन कंट्री के लिए भेजा था वो वहाँ पे वितरित नहीं हो पाता है, या कोई भी अवितरण योग्य डाक वस्तु भारत में आती है तो उसको जब फॉरेन कंट्री को वापस किया जाता है तो नॉर्मली कैसे किया जाएगा? सरफेस रूट या सतह मार्ग से किया जाएगा। अगर प्रेषक उसकी वापसी के लिए अनुरोध करता है कि उसको हवाई मार्ग से वापस किया जाए तभी उसको हवाई मार्ग से वापस किया जाएगा, और जब उसको हवाई मार्ग से वापस किया जाएगा तो जो भी एयर सर चार्जेस बनेंगे या कंबाइंड चार्जेस बनेंगे वो सेंडर से रिकवर किए जाएंगे जब सेंडर को वो आर्टिकल वापस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बट आइटम्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई द स्मॉल पैकेट्स सर्विस, छोटे पैकेट सेवा द्वारा कौन सी वस्तुएं प्रेषित की जा सकती हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी गिफ्ट, आइटम्स ऑफ सेलेबल वैल्यू, सैंपल्स ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को छोटे पैकेट सेवा के माध्यम से हम भेज सकते हैं। दिस स्मॉल पैकेट्स सर्विस इज इंटेंडेड टू एनेबल ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स बाय लेटर पोस्ट। स्मॉल पैकेट सेवा का उद्देश्य डाक द्वारा छोटी मात्रा में सामान भेजना है। स्मॉल पैकेट्स शुड नॉट बेयर एनी इंस्क्रिप्शंस और कंटेन डॉक्यूमेंट्स इन द नेचर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरेस्पोंडेंस और एनी डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन पर्सन्स अदर देन द सेंडर एंड
एंड द एड्रेसिंग। स्मॉल पैकेट में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए या कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार की हो, या ऐसा कोई दस्तावेज भी इसमें नहीं होना चाहिए जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भेजा जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें स्मॉल पैकेट में नहीं भेजी जाएंगी। उसके अलावा इसमें कोई भी पोस्टेज स्टैंप्स यानी कि डाक टिकट नहीं होने चाहिए। फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट, पूरा भुगतान का कोई प्रपत्र नहीं होना चाहिए, चाहे वो कैंसिल हो या बिना कैंसिल किए हुए हो, और ना ही कोई पेपर रिप्रेजेंटिंग अ मॉनिटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला भी इसमें कोई कागज नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। Which type of recordings are admitted as literature for the blind? किस प्रकार की रिकॉर्डिंग को अंध साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। साउंड रिकॉर्डिंग्स सेंट बाय अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, दृष्टिहीनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जब भी कोई साउंड रिकॉर्डिंग भेजी जाती है या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के लिए कोई साउंड रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, तभी उसको उस साउंड रिकॉर्डिंग को ब्लाइंड लिटरेचर के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। As mentioned in Post Office Guide 2, in what language should the advice of delivery form be filled for registered articles? तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार पंजीकृत वस्तुओं के लिए डिलीवरी की पावती वाले फॉर्म को कौन सी भाषा में भरा जाना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसे रोमन कैरेक्टर्स में, रोमन अक्षरों में भरा जाएगा। द सेंडर ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल में ऑब्टेन एन एडवाइस ऑफ डिलीवरी सिमिलर टू द एक्नॉलेजमेंट इन द इनलैंड पोस्ट फॉर अ रजिस्टर्ड आर्टिकल बाय पेइंग द रिक्वायर्ड एडिशनल फीस एंड अटैचिंग अ फॉर्म ऑफ एडवाइस ऑफ डिलीवरी फिल्ड इन रोमन कैरेक्टर्स। तो कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु है उसका प्रेषक अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके तथा रोमन अक्षरों में भरा हुआ डिलीवरी का प्रपत्र संलग्न करके पंजीकृत वस्तुओं के लिए डिलीवरी की सूचना प्राप्त कर सकता है। तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी क्या चीज़ होती है? जैसे अंतर्देशीय डाक में हम एक्नॉलेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से फॉरेन पोस्ट में उस एक्नॉलेजमेंट को एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। तो ये जो एडवाइस ऑफ डिलीवरी होती है इसमें प्रेषक का नाम और पता कैसे लिखा जाता है? रोमन कैरेक्टर्स में लिखा जाता है। अब एडवाइस ऑफ डिलीवरी को क्या कहा जाएगा? फॉरेन पोस्ट में इसे एविस डी रिसेप्शन कहा जाता है। तो एडवाइस ऑफ डिलीवरी के लिए या एक्नॉलेजमेंट के लिए फॉरेन पोस्ट में कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? एविस डी रिसेप्शन का यूज किया जाता है, या एक AR स्टैम्प इंप्रेशन भी लगाई जाती है एडवाइस ऑफ डिलीवरी को दर्शाने के लिए। What is the purpose of the indication AR on a registered article? तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में किया कि किसी भी पंजीकृत वस्तु पर AR संकेत का क्या उद्देश्य होगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एडवाइस ऑफ डिलीवरी को दर्शाने के लिए। अब एडवाइस ऑफ डिलीवरी का तो AD बनता है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इसके लिए कौन सी इंडिकेशन या निर्देश का उपयोग किया जाता है? एविस डी रिसेप्शन का यूज किया जाता है। तो एविस डी रिसेप्शन यानी कि एडवाइस ऑफ डिलीवरी। आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू दी पैकेजिंग फॉर इन्फेक्टिशियस सब्सटेंसेस टू प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड एंश्योर सेफ्टी? बाष्पीकरण को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संक्रामक पदार्थों की पैकेजिंग में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो यहाँ पे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पे पूछा गया थी कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसमें ये दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अभी 50-50 रखना है। एग्जाम से पहले इसको जो भी इसका क्लियर आंसर होगा वो आपको ज़रूर बता देंगे, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन किया था पहले क्वेश्चन पेपर्स में, वहाँ पे भी सेम चीज़ आई थी, लेकिन ये चीज़ क्वेश्चन में दी थी कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इवेपोरेशन को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दीज सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम दी सराउंडिंग एयर, कि ये मॉइस्चर को अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं, और कोई भी क्रूशियल इवेपोरेशन है इन्फेक्टिशियस सब्सटेंसेस की उसको भी रोक लेंगे। तो ये इस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ड्राई आइस का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इवेपोरेशन फिर वैसे ही नहीं होगी अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, बाद में देखते हैं।
In case of a foreign parcel, but are the options available to the recipient when receiving an advice of non-delivery? विदेशी पार्सल के मामले में डिलीवरी ना होने की सूचना मिलने पर प्राप्तकर्ता के पास क्या विकल्प उपलब्ध होते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इफ द सेंडर ऑफ अ फॉरेन पार्सल हैज इंडिकेटेड ऑन द डिस्पैच नोट and on the parcel that in the event of non-delivery an advice of non-delivery should be sent to him। अब देखिए, जब भी फॉरेन पार्सल भेजा जाता है तो क्या होता है, जो चार्जेस आप देते हैं वो चार्जेस उसकी आउटवार्ड जर्नी को कवर करते हैं। अब मान लीजिए पार्सल वितरित नहीं हो पाता है, अगर उस पार्सल को वापस प्रेषक को किया जाएगा तो प्रेषक को उसके लिए उसकी वापसी के चार्जेस देने होंगे। अब इस चीज़ से बचने के लिए प्रेषक के पास एक ऑप्शन होती है। प्रेषक क्या कर सकता है, उस पार्सल के ऊपर या उस पार्सल के साथ भेजे जाने वाले डिस्पैच नोट के ऊपर यह निर्देश दे सकता है कि अगर पार्सल का वितरण ना हो पाए तो उस पार्सल की एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी, उसके गैर वितरण की सूचना प्रेषक को भेजी जाए या प्रेषक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जो कि डेस्टिनेशन कंट्री में होगा उसको भेजी जाए। और इस तरह की एडवाइस जब भेजी जाएगी तो प्रेषक के द्वारा नए निर्देश दिए जा सकते हैं, या प्रेषक नहीं देगा या फिर जो भी जिस व्यक्ति के लिए उस डेस्टिनेशन कंट्री में एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी भेजी जाएगी वो नए निर्देश दे सकता है। अब नए निर्देश देने के लिए उसके बाद बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो इसमें कुछ ऑप्शंस की बात करें। नोटिफाई द एड्रेसी वंस मोर, की प्राप्तकर्ता को फिर से सूचित करें, एड्रेस को कंप्लीट करें या करेक्ट करें। फिर उसके बाद अगर कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल भेजा है तो उस मामले में क्या हो सकता है कि जो राशि है उसको चेंज किया जाए या उसका फ्री में डिलीवर कर दिया जाए। तो इस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 18 का आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा कि प्राप्तकर्ता को एक बार फिर से आप इस चीज़ के बारे में बताएं कि आपका पार्सल आया है। एड्रेस अगर आधा अधूरा है या गलत है तो उसको ठीक किया जा सकता है। फिर उसके बाद उस पार्सल को अगर COD के रूप में भेजा है तो उसकी डिलीवरी फ्री की जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं जब एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी प्रेषक को या डेस्टिनेशन कंट्री में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर वैल्यू पेएबल पार्सल्स एड्रेस्ड पोस्ट अरेस्टेंट? पोस्ट अरेस्टेंट पते वाले मूल्यदेय पार्सल के लिए हिरासत की अवधि क्या होगी? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, इनको 1 हफ्ते के लिए रोक कर रखा जाता है। अगर कोई भी आर्टिकल है, चाहे वो पार्सल है या अन्य आर्टिकल है, जब उसको पोस्ट अरेस्टेंट के रूप में संबोधित किया जाता है तो ऑफिस ऑफ डिलीवरी में 1 महीने के लिए रोक कर रखा जाता है। लेकिन अगर वो आर्टिकल वैल्यू पेएबल हो, मूल्यदेय लेख हो, तो उसको 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। As per the prohibitions and restrictions described in the Post Office Guide Part 2, which type of articles should not contain communications addressed to persons other than the addressee or persons living with him? डाकघर गाइड भाग 2 में वर्णित निषेध एवं प्रतिबंध के अनुसार किस प्रकार के लेखों में प्राप्तकर्ता या उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को संबोधित संचार नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा लेटर में। ठीक है, लेटर में संचार हो सकता है प्राप्तकर्ता और प्रेषक के बीच में। प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट या पार्सल में इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर विच कंपोनेंट ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस घटक के अंतर्गत बिजनेस इंटेलिजेंस प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में आता है। नेम द सिस्टम इंटीग्रेटर दैट एम्स एट कंप्यूटराइजिंग द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस थ्रू वन प्लेटफॉर्म। उस सिस्टम इंटीग्रेटर का नाम बताइए जिसका उद्देश्य एक मंच के माध्यम से डाक जीवन बीमा को कंप्यूटरीकृत करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर स्ट्रीम है प्रोजेक्ट का, इसका क्या उद्देश्य है? एम्स एट कंप्यूटराइजिंग through one central platform the saving bank and PLI operations of the department through one platform। परियोजना की वित्तीय सेवा एकीकृत धारा का उद्देश्य एक केंद्रीय मंच के माध्यम से विभाग के बचत बैंक और PLI परिचालनों को कंप्यूटरीकृत करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट
to study the status of the acquisition of IT capabilities in the organization and submit a report keeping the future growth of the organization in mind under IT modernization project 2.0। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत संगठन में आईटी क्षमताओं के अधिग्रहण की स्थिति का अध्ययन करने और संगठन के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड लंदन को इस चीज़ के लिए नियुक्त किया हुआ है। Which silo in IT modernization project that aims at preparation of all the employees of the department to enable them to function effectively in the IT environment is IT आधुनिकीकरण परियोजना में किस साइलो का उद्देश्य विभाग के सभी कर्मचारियों को IT वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम। तो IT आधुनिकीकरण परियोजना का जो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम है उसका क्या उद्देश्य था, जितने भी क्योंकि अब IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जब लागू हुआ उसके बाद विभाग में जो काम किया जाता था उस काम को करने के ढंग में बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन हुई। तो उस मॉडर्नाइजेशन और उस चेंज के बाद भी विभाग के सभी एम्प्लॉई अच्छे से काम कर सके, इसके लिए उनको क्या था, उनको ट्रेनिंग इत्यादि की ज़रूरत थी। तो वो किस साइलो या किस कह सकते हैं साइलो के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी, चेंज मैनेजमेंट के माध्यम से। HDMS इन CSI रेफर्स टू, CSI में HDMS का क्या तात्पर्य है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अ सोल इन कोर बैंकिंग सोल्यूशन रेफर्स टू, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में सोल का क्या अर्थ होगा, तो SOL की फुल फॉर्म होती है सर्विस आउटलेट। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। वेयर द डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शनिंग फॉर इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के लिए आपदा रिकवरी केंद्र कहाँ पर काम कर रहा है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, PTC मैसूर में कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सपैंड NISG अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत NISG का विस्तार करें तो NISG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज इट टोल फ्री नंबर 4, ATM और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट और SMS बैंकिंग रिलेटेड ग्रीवियंसेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग में ATM और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी 1800-425-2440 है। Under IT modernization project, post offices have been interconnected using which type of networks? IT आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत डाक घरों को किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करके आपस में जोड़ा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। What is the compensation for delay in delivery of inland speed post article? अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के सामान की डिलीवरी के लिए देरी के लिए क्या मुआवजा दिया जाता है कि जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल है अगर उसके पहुंचने में देरी हो जाती है ट्रांजिट नॉर्म्स के अनुसार तो उसमें आपको क्या मुआवजा दिया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्पीड पोस्ट चार्जेस आपको कंपनसेशन या मुआवजे के रूप में वापस किए जाएंगे। तो कंपनसेशन फॉर इनलैंड स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर डिले इज स्पीड पोस्ट चार्जेस, देरी के लिए अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट ले के लिए मुआवजा, स्पीड पोस्ट शुल्क दिया जाता है। और अगर स्पीड पोस्ट आर्टिकल गुम हो जाता है, उसको कोई नुकसान हो जाता है तो डबल द स्पीड पोस्ट चार्जेस या 1000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। But is the maximum period after which a speed post or business post parcel will be treated as lost from the date of booking? बुकिंग की तारीख से अधिकतम कितनी अवधि के बाद स्पीड पोस्ट या बिजनेस पोस्ट पार्सल को खोया हुआ माना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बुकिंग की तारीख से 60 दिन के बाद या उसके बारे में जब शिकायत प्राप्त होती है, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिन के बाद, दोनों में से जो भी बाद में होता है।
सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट फॉर लोकल आर्टिकल इज, स्थानीय वस्तुओं के लिए स्पीड पोस्ट वितरण हेतु सेवा मानक क्या है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा 1 से 2 दिन। अगर लोकल किसी जगह के लिए आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बुक करते हैं तो 1 से 2 दिन के भीतर उसका वितरण हो जाता है। What is the rate of discount on speed post booking for walk-in customers who bring daily revenue of rupees 1000? उन ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट बुकिंग पर क्या छूट दी जाती है जो प्रतिदिन 1000 रुपये की आय लाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 34 का डी आ जाएगा। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। तो वॉक इन कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट कब दिया जाता है? अगर हम बात करें, अगर वो डेली का कितना रेवेन्यू लाते हैं, 2000 रुपये से 1 लाख रुपए का राजस्व लाते हैं तो 5% का डिस्काउंट। 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू लाते हैं तो 10% का डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। तो 1000 रुपये के लिए कोई भी डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। Which of the following customs form is used for international speed post articles having value of 500 SDR? निम्नलिखित में से कौन सा सीमा शुल्क फॉर्म 500 SDR मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के लिए उपयोग किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। CN23 का यूज़ किया जाता है। तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स की बात करें, CN22 और CN23 का यूज़ किया जाता है। CN22 का यूज़ कब किया जाता है? जब आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से नीचे हो। और CN23 का यूज़ तब किया जाता है जब आर्टिकल की वैल्यू या तो 300 SDR हो या इससे ज़्यादा हो। तो 300 SDR से ज़्यादा होते हैं 500 SDR, इसलिए इसका CN23 का इसके लिए यूज़ किया जाएगा। मैक्सिमम वेट ऑफ डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट एंड इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल इज, घरेलू स्पीड पोस्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है? तो दोनों के लिए 35 किलोग्राम मैक्सिमम वेट लिमिट है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How many commemorative postage stamps are there in the miniature sheet released by the Department of Post on Shri Ram Janambhoomi Temple? श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक विभाग द्वारा जारी लघु पत्रक में कितने सम्मारक डाक टिकट होते हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। इसमें 6 डाक टिकट होते हैं। इन दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श स्टैंड्स फॉर, दीनदयाल स्पर्श योजना में स्पर्श शब्द का क्या अर्थ होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी जाती है। माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग विच वर्ल्ड फिलैटलिक एग्जीबिशन? माई स्टैम्प को पहली बार भारत में किस विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी के दौरान पेश किया गया था? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। इंडिपेक्स 2011 के दौरान पहली बार माई स्टैम्प को भारत में पेश किया गया था। हु इज़ द अथॉरिटी टू रिवाइव अ साइलेंट POSB अकाउंट? बंद पड़े POSB खाते को रिवाइव करने का प्राधिकारी कौन है? तो कहीं से भी आपका अकाउंट साइलेंट हो जाता है, चाहे सब ऑफिस है भी हो, तो आप अपने संबंधित हेड ऑफिस को वो अकाउंट रिवाइवल के लिए भेजते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस अकाउंट को रिवाइव करेगा। Which record serves as a record of the clerks actually at work on any given day? कौन सा रिकॉर्ड किसी भी दिन वास्तव में काम पर उपस्थित क्लर्कों का वास्तविक रिकॉर्ड होता है? 41 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नॉमिनल रोल। तो नॉमिनल रोल की बात करें, नॉमिनल रोल ऑफ द क्लरिकल स्टाफ शुड बी मेंटेन इन फॉर्म MS-12 इन ईच ऑफिस टू सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ द क्लर्क्स एक्चुअली एट वर्क ऑन एनी गिवन डे। प्रत्येक कार्यालय में क्या होता है? क्लरिकल स्टाफ के लिए एक नॉमिनल रोल का रखरखाव किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन से फॉर्म के ऊपर ये बनता है? MS-12 के ऊपर ये बनाया जाता है ताकि किसी भी दिन काम पर मौजूद क्लरिकल स्टाफ का एक रिकॉर्ड रखा जा सके। तो नॉमिनल रोल को किसके द्वारा लिखा जाएगा? पोस्ट मास्टर के द्वारा लिखा जाएगा। कब लिखा जाता है? Whenever a change either temporary or permanent is made to the duty of any member of clerical staff, जब क्लरिकल स्टाफ के किसी भी मेंबर की ड्यूटी में टेम्परेरी या परमानेंट कोई भी चेंज या परिवर्तन होता है। और वहाँ पे एक नॉमिनल रोल डाकियों और ग्रामीण डाकियों के लिए भी ऐसे कार्यालय में रखा जाएगा जहाँ पर इनकी संख्या 25 से ज़्यादा होती है।
An article wearing OIGS addressed to an officer of government service wearing his name and designation is delivered to whom? एक ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस वाला आर्टिकल है, उसके ऊपर क्या है, अधिकारी का नाम भी है और डेजिग्नेशन भी है। तो आप उस आर्टिकल का वितरण किसके अनुसार करेंगे? डेजिग्नेशन के अनुसार करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस वाले आर्टिकल्स की डिलीवरी और रीडायरेक्शन को कौन नियंत्रित करता है? डेजिग्नेशन या पदनाम नियंत्रित करता है। Who will be entrusted with the duty of conveying money to and from the bank or town sub offices in the larger post offices? बड़े डाक घरों में बैंक या टाउन सब ऑफिस से नकदी लाने या ले जाने का काम किसे सौंपा जाएगा? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, हेड पोस्टमैन का ये काम होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो ज़रूर आपने पढ़ लेने हैं। No postman is permitted to receive for delivery an insured article of greater value than। तो कोई भी डाकिया कितने मूल्य से अधिक बीमाकृत डाक वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो किसी भी आर्टिकल की अगर इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा के लिए हुई है तो उस आर्टिकल को डाकिए द्वारा वितरित नहीं किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस विंडो पर उसकी डिलीवरी होगी। Which of the following accounts cannot be closed through DOP इंटरनेट बैंकिंग? कौन से ऐसे खाते हैं जिनको DOP इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बंद नहीं किया जा सकता? MSSC, MIS और SCSS इन सब खातों को DOP इंटरनेट के बैंकिंग के माध्यम से बंद नहीं किया जाएगा। Which of the following shows the stations and that of mail office? The hours at which mails are received and dispatched and also the details of the mails and in what cases they will be enclosed in a transit bags। निम्नलिखित में से कौन स्टेशनों और डाक कार्यालयों के उन घंटों को दर्शाता है जिनके दौरान डाक प्राप्त होती है या भेजी जाती है और साथ ही मेल का विवरण और किस स्थिति में उन्हें ट्रांजिट बैग में संलग्न किया जाएगा? तो ये सारी चीज़ें किस में दर्शाई जाती हैं? ड्यू मेल लिस्ट में दर्शाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जो किसी अनुभाग की ड्यू मेल लिस्ट होती है वो क्या दर्शाती है? स्टेशन और डाक कार्यालयों के उन घंटों को दर्शाती है जिनके दौरान डाक प्राप्त होती है या प्रेषित की जाती है और साथ में किस स्थिति में आपने डाक को ट्रांजिट बैग के अंदर संलग्न करके भेजना है वो भी अनुभाग की ड्यू मेल लिस्ट में दर्शाया जाता है। As regards to final duties of mail agent before quitting the mail office, to whom he should hand over the key after locking the office room if there is a succeeding set। मेल ऑफिस छोड़ने से पहले मेल एजेंट के अंतिम कर्तव्यों के संबंध में यदि कोई अनुवर्ती सेट है तो उसे कार्यालय कक्ष को लॉक करने के बाद चाबी किसे सौंपनी चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, हैंड ओवर चार्ज टू द ऑफिस ऑफ हिज रिलीवर। कार्यालय का प्रभार उसे अपने रिलीवर को सौंपना होगा। अब जो भी आपके मेल एजेंट या मेल गार्ड होते हैं उनकी फाइनल ड्यूटीज में क्या आता है कि अगर कोई भी आगे आने वाला सेट नहीं है, नो रिलीविंग मेल एजेंट है, यानी कि कोई भी आगे आने वाला मेल एजेंट नहीं है जो उसको रिलीव करेगा, तो वो ऑफिस रूम को लॉक लगाएगा और चाबी अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर कोई आगे आने वाला सेट है तो जब वो आएगा तो रिलीवर को वो चाबी सौंप दी जाएगी। In whose possession the insurance seal must always remain, who will be held responsible for its safe custody in the sorting mail office। बीमा सील हमेशा किसके कब्जे में रहेगी? जो छंटाई डाक कार्यालय में इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या प्रधान छंटाई सहायक। तो ये जो इंश्योरेंस सील होती है दी किसको जाती है? छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को एक इंश्योरेंस सील दी जाती है। बाकी जो सेट होते हैं उनको और भी मोहरें और सीलें दी जाती है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा सील दी जाती है, इंश्योरेंस सील दी जाती है। और ये ताला और चाबी के साथ एक बॉक्स में उपलब्ध करवाई जाती है। और ये इंश्योरेंस सील हमेशा प्रधान छंटाई सहायक के कब्जे में रहेगी जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन पोस्ट? विदेशी डाक की परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा,
foreign post applies for the postal services which do not comes within the definition of inland post। विदेशी डाक उन डाक सेवाओं के लिए लागू होती है जो अंतर्देशीय डाक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो वो किस में आ जाएंगी, फॉरेन पोस्ट में आ जाएंगी। द कस्टम कंट्रोल इज प्राइमरली एक्सरसाइज्ड एट, कस्टम नियंत्रण मुख्यतः कौन से स्थानों पर लागू किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कस्टम कंट्रोल पॉइंट ऑफ एंट्री पे, पॉइंट ऑफ एग्जिट पे और फॉरेन पोस्ट ऑफिस सभी जगह पे लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, महानदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बांगड़ के नाम से जाना जाता है। वो अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, नीति आयोग कब से प्रभाव में आया, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 1 जनवरी 2015 से। आगे चलते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, ए और बी दोनों को किया गया है, ठीक है, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी दोनों को। आगे चलते हैं। पुंगी डांस फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट, पुंगी किस राज्य से संबंधित नृत्य शैली है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हिमाचल प्रदेश से। बिन हुम द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड, लखनऊ समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था। Strong means you have a high sense of moral and ethical behavior that earns respect of others, किस चीज़ के मजबूत होने का अर्थ है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग करेक्टर या चरित्र का अर्थ है कि आपके पास क्या है, नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। यू आर अ पर्सन विद अ हाई लेवल ऑफ, इफ यू स्टैंड बाय योर वैल्यूज इवन इफ अदर्स पुट प्रेशर ऑन यू टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग और इफ दे मेक फन ऑफ यू, यदि आप अपने मूल्यों पर अड़िग रहते हैं, भले ही दूसरे लोग आप पर कुछ गलत करने के लिए दबाव डालते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आप किस तरह के व्यक्ति हैं, इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। आप किस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी या अखंडता वाले, उच्च अखंडता वाले व्यक्ति होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ये था मध्य प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या लगे आंसर गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए, थ्योरी वाली बुक चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक चाहिए, तो ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। या फिर क्लासेस में आपने जुड़ना है तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और मोटिवेशन मिलेगी, हम और ज़्यादा पौधे लगा पाएंगे। धन्यवाद।